हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पार्टनरशिप का जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस सेकंड चैप्टर का जो नेम है वो क्या है, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देखिए, सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ गुडविल के बारे में समझते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में हमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी जो हैं पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, इन जनरल यूसेज goodwill refers to reputation of a business which enables it to earn relatively more profits as satisfied customer will come again and again in future। तो ये यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि भाई गुडविल क्या है। तो देखिए, एग्ज़ाम में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, गुडविल होती है फर्म की रेपुटेशन, यानी कि बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। तो आपको ये वर्ड अच्छी तरीके से ध्यान रखना है और एग्ज़ाम के अंदर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ अ गुडविल। तो हमारा आंसर होगा रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, यानी कि गुडविल और कुछ भी नहीं, एक बिजनेस की रेपुटेशन होती है जिसके थ्रू क्या होता है कि कस्टमर बार बार बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इससे बिजनेस को क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी कि सिर्फ एक वर्ड आपको याद करना है कि गुडविल रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस होती है। बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है उसे ही क्या कहा जाता है, गुडविल कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। अब देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। भाई यहाँ से तो क्वेश्चन बने कि गुडविल क्या है, तो गुडविल रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस की जो प्रतिष्ठा होती है जो उसे ही हम क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं। अब गुडविल की यदि हम क्वालिटीज़ की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, फीचर्स की बात करें तो इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट, यानी कि गुडविल क्या होती है, अमूर्त संपत्ति होती है। क्या होती है, अमूर्त संपत्ति, यानी कि जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे छुआ नहीं जा सकता। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से अदृश्य संपत्ति है या इनटेंजिबल असेट है। तो गुडविल एक इनटेंजिबल असेट होती है। दैट इज एन असेट विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, यानी कि ऐसी असेट जिसे ना तो देखा जा सकता है और जिसे ना ही छुआ जा सकता है। It does not have an existence separate from that an enterprises. Thus, normally it has realizable value when business is sold. तो ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भाई गुडविल जो होती है, ख्याति जो होती है उसका बिजनेस से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी कि बिजनेस के साथ ये जुड़ी रहती है और इसकी वैल्यू को आप कब प्राप्त कर सकते हो, जब बिजनेस को बेचा जाता है। जब भी बिजनेस को बेचा जाता है तभी इसकी वैल्यू जो है आपको रिसीव्ड होती है। उससे पहले आप गुडविल को इनकैश नहीं कर सकते। यानी कि आज आप चाहो चलते हुए बिजनेस के अंदर कि मैं बिजनेस की ख्याति को बेचकर पैसा प्राप्त कर लूं, तो ऐसा नहीं होगा। ख्याति का पैसा तभी प्राप्त होता है जब बिजनेस को बेचा जाता है, उससे पहले ख्याति का पैसा प्राप्त नहीं होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो गुडविल क्या है, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है। गुडविल का जो है पृथक अस्तित्व नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट हैव एन सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम एन एंटरप्राइजेस। और बिजनेस का मूल्य कब वसूला जा सकता है, जब बिजनेस को बेचा जाता है। उससे पहले आप बिजनेस की वैल्यू को गुडविल की वैल्यू को इनकैश नहीं कर सकते। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल अच्छी होती है तो आपको बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, प्रॉफिट होते हैं।
इट इज एन एट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन कस्टमर टू ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। ये एक एट्रैक्टिव फोर्स है जो आपके कस्टमर को बार बार आपके बिजनेस प्लेस के ऊपर खींच कर लाता है। इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशन, एडवांटेजेस, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट, मार्केट रेपुटेशन। और ये कह रहा है कि भाई इसकी उत्पत्ति कब होती है, इसकी उत्पत्ति के पीछे कई कारण होते हैं। भाई या तो आपकी बिजनेस लोकेशन बहुत अच्छी है, या आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, या आपकी ब्रांड जो है बहुत एट्रैक्टिव है, आपका ट्रेडमार्क बहुत रेपुटेटेड है, एट्रैक्टिव है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेटेंट है, पेटेंट ऐसा है कि आपके सिवा उसका प्रोडक्शन कोई नहीं कर सकता, आपकी मार्केट रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण आपकी गुडविल जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है, यानी कि आपकी गुडविल जो है बढ़ती है। तो उसके पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर खूब पूछा जाता है कि भाई गुडविल किस तरह की संपत्ति है। तो ख्याति एक इंटेंजिबल असेट है, यानी कि अमूर्त संपत्ति है। क्या है? अमूर्त संपत्ति है, मूर्त संपत्ति नहीं है। गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू आप कब ले सकते हो? जब आप बिजनेस को सोल्ड करोगे। बिजनेस को जब तक सोल्ड नहीं करोगे आप गुडविल को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और गुडविल के पैदा होने के पीछे कई कारण होते हैं। आपकी गुडविल की, आपके बिजनेस की लोकेशन बहुत अच्छी है, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपकी ब्रांड बहुत एट्रैक्टिव है, आपका ट्रेडमार्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पास कोई स्पेशल पेटेंट है, या आपकी मार्केट रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण गुडविल क्या की जाती है, जनरेट की जा सकती है। तो खैर यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि गुडविल जो असेट है वो किस तरह की असेट है? इंटेंजिबल असेट है। कौन सी असेट है? इंटेंजिबल असेट है। नेक्स्ट देखिए, नीड फॉर गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल का वैल्यूएशन कौन कौन सी कंडीशन में किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुडविल का जो मूल्यांकन है वो कब कब किया जाता है। तो गुडविल का जो मूल्यांकन है, जो वैल्यूएशन है, वो मुख्य रूप से 6 स्थितियों के अंदर किया जाता है। किसी भी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किन कंडीशन में करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। When there is a change in the profit sharing ratio amongst partners, जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करते हैं? चेंज करते हैं, तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2। अब ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में अपना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 1:1:1। तो इस कंडीशन के अंदर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। When a न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब भी फर्म के अंदर किसी पार्टनर को एडमिट किया जाता है, जैसे ए और बी एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं और वो सी को फर्म में एडमिट करते हैं, तो क्या किया जाएगा? फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। When a partner retires और dies, सपोज करो एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं, ए ने क्या करा? फर्म से रिटायरमेंट ले लिया। सी ने क्या किया? फर्म से रिटायरमेंट ले लिया, या सी की डेथ हो गई। तो इस कंडीशन के अंदर भी गुडविल का क्या किया जाएगा? वैल्यूएशन किया जाएगा। When पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, जब फर्म को क्या किया जाता है? बेचा जाता है, तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। When 2 or more firms अमलगमेट, सपोज करो
ABC एक फर्म है और XYZ एक फर्म है। अब ये दोनों मिलकर अपने बिजनेस को जॉइंट करना चाहती हैं, तब भी गुडविल का क्या किया जाएगा, वैल्यूएशन किया जाएगा। व्हेन द फर्म इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, जब फर्म को, सपोज करो अभी एक फर्म है ABC, अब इसे क्या किया जा रहा है, कंपनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। तो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा कि एक गुडविल का वैल्यूएशन किन किन कंडीशन में किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किन किन कंडीशंस में किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो पहली कंडीशन क्या, जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या, जब फर्म के अंदर किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जा रहा है। तीसरी कंडीशन क्या, जब फर्म का कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है या फर्म के किसी पार्टनर की डेथ हो गई। चौथी कंडीशन क्या, जब फर्म को बेचा जा रहा है। पांचवी कंडीशन क्या, जब दो पार्टनरशिप फर्म आपस में मिलकर एक ही फर्म बन रही है। छठी कंडीशन क्या, जब फर्म को एक कंपनी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इन 6 कंडीशन के अंदर फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो 2-3 क्वेश्चन हमारे सामने आ गए। गुडविल क्या है? गुडविल रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस है। गुडविल किस तरह की असेट है? इंटेंजिबल असेट है। और गुडविल का वैल्यूएशन किन कंडीशन में किया जाता है? तो ये 6 कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है जब एक पार्टनरशिप फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। हालांकि हमारे यहाँ पर तो हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, अमलगमेशन और कंपनी में कन्वर्ट वाला जो पार्ट है वो हमारे यहाँ नहीं है, हम तो ऊपर की 4 पढ़ेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये 6 कंडीशन हैं जब किसी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट था ये पॉइंट। क्लास के बीच में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि मैंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर का एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। इस कोर्स के अंदर आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ, स्पीड फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होंगी। आपको इस कोर्स के अंदर PDF नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे जो कि प्रिंट फैसिलिटी के साथ आपको अवेलेबल होंगे। इस बैच के अंदर आपको डाउट सेशन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो होगी 1 ईयर। यानी कि एक बार अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो वो 1 ईयर तक आपके पास उसका एक्सेस रहेगा। और साथ ही साथ इस कोर्स की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको पूरे सिलेबस की टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो विथ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर CC मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इस कोर्स को परचेज करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी फर्म की गुडविल को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि जिससे आपकी फर्म की गुडविल क्या होती है, इफ़ेक्ट होती है। तो पहला है एफिशिएंट मैनेजमेंट। यदि आपका जो फर्म के कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, जो प्रबंधक हैं, यदि आपके यहाँ पर अच्छा मैनेजमेंट है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो आपकी गुडविल क्या होगी, गुड। वरना अदरवाइज आपकी गुडविल क्या होगी, बैड। यदि मार्केट में आपकी जो लोकेशन है वो बहुत ही बढ़िया है, यानी कि सपोज करो
आपकी एक कपड़े की दुकान है और कपड़े की दुकान ऐसी जगह है जहाँ पर कपड़े का मार्केट है, या अपन ऐसा कह सकते हैं, और वो कस्टमर्स की रीच में है, तो आपकी फर्म की गुडविल क्या होगी? गुड। यानी कि आपको हमेशा बिजनेस ऐसी जगह स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पर आपके जैसे बहुत सारे बिजनेस हों, क्योंकि जब हम ऐसी जगह दुकान लेते हैं जहाँ पर ऑलरेडी उस चीज़ का मार्केट है, तो कस्टमर के आने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं, बिजनेस का टर्नओवर बढ़ जाता है, या शहर का कोई ऐसा मार्केट जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है वहीं पर आपको अपना ऑफिस जो है इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो फेवरेबल लोकेशन अगर आपके बिजनेस की है तो आपके फर्म की गुडविल भी क्या होगी? बहुत अच्छी होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स यदि आपके कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल हैं, यानी कि आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, आपकी फेस वैल्यू बहुत अच्छी है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप बहुत सारे लोगों को जानते हो और लोग बाग आपको जानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस के लिए टर्नओवर जनरेट कर ही लोगे। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत हायर हैं और फेवरेबल हैं तो आपकी गुडविल कैसी होगी? गुड होगी। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बिजनेस, यानी कि आपका गुडविल काफ़ी, आपका जो बिजनेस है वो बहुत बरसों से चला आ रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कई फर्म अपने अपने ग्लोसाइन बोर्ड पर लिखती है ईस्टेड 1936, 1957। तो इसका मतलब है कि ये कारोबार बहुत पुराना है और इसका मार्केट में क्या है? विश्वास है। तो आपका अगर बिजनेस, आपकी फर्म काफ़ी पुरानी है तो आपकी गुडविल क्या होगी? अच्छी होगी। अदरवाइज आपकी गुडविल को जनरेट होने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट्स, कुछ पेटेंट्स आपके पास ऐसे हैं जो प्रोडक्शन केवल आपको करने का अधिकार है, तो और किसी के पास वो पेटेंट नहीं है, केवल आपकी जो फर्म है वही उस गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है, तो भी आपके पास आपकी गुडविल क्या होगी? अच्छी होगी, है ना। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, यदि आप अपने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो आपकी गुडविल क्या होगी? अच्छी होगी। इसके अलावा रिस्क एसोसिएटेड विथ बिजनेस, यदि रिस्क कम है तो आपकी गुडविल क्या होगी? अच्छी होगी, है ना। नेचर ऑफ बिजनेस, यदि आपके बिजनेस का नेचर इस तरीके का है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आपकी गुडविल क्या होगी? बहुत अच्छी होगी। आपके पास्ट परफॉर्मेंस जो रिजल्ट हैं यदि वो भी बहुत बेहतर हैं, आपकी गुडविल के ऊपर आपकी फर्म जो है ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे आपकी मार्केट में रेपुटेशन खराब हुई हो, आप अपने बिजनेस के लिए हमेशा अच्छा ही करते आ रहे हों, आपकी पास्ट परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है, तो आपके गुडविल की गुडविल क्या होगी? बहुत अच्छी होगी। आफ्टर सेल्स सर्विसेज, यानी कि अगर आप अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छी सर्विसेज माल खरीदने के बाद भी प्रोवाइड करते हो तो आपके फर्म की गुडविल क्या होगी? अच्छी होगी। गुड कस्टमर रिलेशन, यदि आप अपने कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हो तब भी आपकी गुडविल क्या होगी? अच्छी होगी। और गुड लेबर रिलेशंस, यदि आपके एम्प्लॉयज़ के साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके बिजनेस के अंदर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो नेचुरली वो आपके बिजनेस के अंदर फेथ रखेंगे और आपके लिए अच्छा काम करेंगे, जिससे आपकी गुडविल क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं एक फर्म की गुडविल को क्या करते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपका बिजनेस आपके बिजनेस का मैनेजमेंट बहुत ही एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली किया जाना चाहिए। आपके बिजनेस की लोकेशन जो है ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर उस चीज़ का मार्केट हो या वो उस सिटी का फेमस मार्केट हो। आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आपका बिजनेस का जो टाइम पीरियड है
एस्टेब्लिशमेंट का वो काफ़ी पुराना होना चाहिए, है ना। आपके पास कुछ स्पेशल पेटेंट्स होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है या आपकी सर्विस की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। आपके बिजनेस के अंदर यदि कम रिस्क है तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका बिजनेस का नेचर ऐसा है जो बहुत डिमांडिंग है, आपकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप अपने कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत ही बढ़िया देते हो, आपके कस्टमर्स के साथ रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं और आपके लेबर्स के साथ भी आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो आपकी गुडविल क्या होगी, बेहतर होगी। और यदि ये सब नेगेटिव में है तो आपकी गुडविल अच्छी नहीं होगी। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो ये ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं जो एक बिजनेस की ख्याति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी फर्म की गुडविल या रेपुटेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, यानी कि उसको प्रभावित करते हैं। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसके ऊपर मैं वेरी इम्पॉर्टेंट लिख रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। देखिए, आपसे एक चीज पूछी जा सकती है कि भाई गुडविल कितने प्रकार की होती है। तो गुडविल देखिए दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर मैं परचेज्ड गुडविल की बात करूं तो जब मैं किसी रनिंग बिजनेस को परचेज करता हूं, जब मैं किसी रनिंग बिजनेस को क्या करता हूं, परचेज करता हूं और असेट्स की वैल्यू से ज़्यादा परचेज कंसीडरेशन की वैल्यू होती है, असेट से ज़्यादा परचेज कंसीडरेशन की यदि वैल्यू होती है तो इसका मतलब है कि मैं जो पैसा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, सपोज करो उस जिस बिज़नेस को मैं खरीद रहा हूँ उसकी असेट है 20 लाख रुपए की और मैं चुका रहा हूँ 25 लाख रुपए, मैं चुका रहा हूँ 25 लाख रुपए। इसका मतलब 5 लाख रुपए में जो ज़्यादा दे रहा हूँ वो किस बात के दे रहा हूँ, गुडविल के दे रहा हूँ। तो ये जो 5 लाख रुपए मैंने गुडविल के पे करे, ये एक तरीके से कौन सी गुडविल कहलाएगी, परचेज्ड गुडविल कहलाएगी। तो परचेज्ड गुडविल जो होती है वो क्या होती है, जिसे किसी बिजनेस को परचेज करते समय खरीदा जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट इज मनी ऑफ मनीज वर्थ व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड। जब बिजनेस को खरीदा जाता है तो उसके साथ जो गुडविल आती है वो परचेज्ड गुडविल होती है। द डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसीडरेशन, देखो मैंने क्या कहा, परचेज कंसीडरेशन एंड नेट असेट्स इज टर्म्ड एज परचेज्ड गुडविल। यानी कि असेट में और परचेज कंसीडरेशन में जो डिफरेंस होता है, यदि असेट से ज़्यादा वैल्यू परचेज कंसीडरेशन की होती है, जो डिफरेंस आता है वो कहलाती है परचेज्ड गुडविल। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल असेट प्रिस्क्राइब्स दैट परचेज गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
एंड रिटर्न ऑफ एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इट्स यूजफुल लाइफ। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी गुडविल को अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा परचेज गुडविल को हम अकाउंटिंग बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं और इसे यूजफुल टाइम पीरियड के अंदर राइट ऑफ कर देते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सी गुडविल को बैलेंस शीट में शो किया जाता है, तो हमारा आंसर होगा परचेज्ड गुडविल। तो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकता है वो ये बन सकता है कि कौन सी गुडविल को अकाउंटिंग बुक्स के अंदर शो किया जाएगा, तो आपका आंसर होगा परचेज्ड गुडविल। और कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग परचेज्ड गुडविल को अकाउंटिंग बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की यदि मैं बात करूं तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज दैट गुडविल which is not purchased for a consideration but is earned by the efforts of the management। यानी कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो मैनेजमेंट के एफर्ट्स से जनरेट होती है। इट इज़ एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इसे इंटरनली जनरेटेड गुडविल कहते हैं। परचेज गुडविल, जो गुडविल मैनेजमेंट के एफर्ट्स से जनरेट की जाती है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहलाती है। इसे इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी कहते हैं। विच अराइजेज फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जो फैक्टर्स हमने पीछे पढ़े उस फैक्टर्स से ये जनरेट होती है, जैसे कि फेवरेबल लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बहुत सारे कारण होते हैं जिससे हम अपनी गुडविल को जनरेट करते हैं। दैट आर रनिंग बिजनेस पोजेजेस ड्यू टू विच इज़ एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट। और ये हमको हेल्प करती है किसके अंदर, प्रॉफिट को हायर करने में। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का रोल क्या होता है कि ये हमारे बिजनेस प्रॉफिट को क्या करती है, बढ़ाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो लिखा हुआ आ गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल को असेट नहीं माना जाता और इसे अकाउंटिंग बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो ध्यान रखिएगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल अलग होती है और परचेज्ड गुडविल जो होती है वो अलग होती है। तो मेनली जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि भाई एक तो होती है गुडविल, परचेज्ड गुडविल, एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। फिर इसमें क्या है, नॉट शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो इसको हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। परचेज गुडविल जो होती है ये कब जनरेट होती है, जब हम किसी रनिंग बिजनेस को परचेज करते हैं और असेट से ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है,
परचेज कंसीडरेशन की, किसके असेट से ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, परचेज कंसीडरेशन अमाउंट की। तो हम जो गुडविल खरीदते हैं उसे हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। और यदि मैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करूं तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना। और ये क्या करती हैं, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स को क्या करती है, बढ़ाती है। प्रॉफिट्स को क्या करती है, हायर, यानी कि प्रॉफिट्स को बढ़ाती है। तो इन दोनों के अंदर ये मेन डिफरेंस होता है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा जाता है, तो कौन सी गुडविल को बुक्स में शो करते हैं और कौन सी गुडविल को बुक्स में शो नहीं करते। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी इसे कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने एक बुक के अंदर और पढ़ा है कि गुडविल के एक प्रकार और होते हैं, है ना। गुडविल 3 प्रकार की होती है। वैसे तो मेनली अकाउंट्स के हिसाब से तो ये 2 ही होती हैं, लेकिन मैंने एक बुक के अंदर और पढ़ा है कि गुडविल के 3 प्रकार और होते हैं। तो उसकी भी अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। एक होती है डॉग गुडविल, एक होती है कैट गुडविल, और एक होती है माउस गुडविल। अब डॉग गुडविल जो होती है ये ऑनर से, जो बिजनेस का ऑनर होता है उसके साथ, उससे रिलेटेड होती है। अब बिजनेस भले से कोई भी खरीदे, लेकिन बिजनेस के ऑनर का होना इम्पॉर्टेंट है। ऑनर गया तो गुडविल भी चली जाएगी। तो यानी कि इस गुडविल का जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, ओनर ऑफ द बिजनेस से। यानी कि बिजनेस मैटर नहीं करता, आदमी मैटर करता है। आदमी अगर है तो गुडविल है, आदमी नहीं है तो गुडविल भी नहीं है। तो यहाँ पर गुडविल का रिलेशन जो होता है, डॉग गुडविल जो होती है वो बिजनेस के ऑनर्स से चिपकी रहती है। ऑनर है तो बिजनेस चल रहा है, ऑनर चला गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा। कैट गुडविल जो होती है इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, बिजनेस नेम के साथ होता है। यानी कि ओनर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिजनेस नेम के साथ रिलेटेड होती है। यानी कि बिजनेस को कोई भी संभाले, यहाँ पर ओनर की इम्पोर्टेंस नहीं होती, बिजनेस नेम की इम्पोर्टेंस होती है। तो जिस बिजनेस के नेम की इम्पोर्टेंस होती है उसकी गुडविल कहलाती है कैट गुडविल। जिस बिजनेस के ओनर की इम्पोर्टेंस होती है वो गुडविल कहलाती है डॉग गुडविल। और माउस गुडविल जो होती है ये ना तो ऑनर से रिलेटेड होती है ना बिजनेस से रिलेटेड होती है। जैसे ही कोई थ्रेट आता है ये गुडविल जो है गायब हो जाती है। यानी कि इसका संबंध जो होता है वो एक तरीके से रिस्क के साथ होता है। तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है कि डॉग गुडविल, कैट गुडविल और माउस गुडविल, जैसे ही बिजनेस के ऊपर रिस्क आएगी बिजनेस ख़त्म हो सकता है, जरा सी भी थ्रेट बिजनेस को ख़त्म कर सकती है। तो उस बिजनेस की जो गुडविल होती है वो माउस गुडविल होती है। जिस बिजनेस की गुडविल उसके नेम से होती है वो कैट गुडविल होती है। जिस बिजनेस की गुडविल उसके ओनर से होती है वो डॉग गुडविल होती है। और जो बिजनेस की गुडविल थ्रेट है, थ्रेट नहीं है तो गुडविल अच्छी है, थ्रेट है तो गुडविल बुरी हो जाएगी, तो वो कहलाती है माउस गुडविल। क्या कहलाती है, माउस गुडविल कहलाती है। तो ये 3 टाइप और होते हैं, हालांकि इनका अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी गुडविल के ये 3 नेचर और माने जाते हैं। तो यहाँ तक का कंसेप्ट
बिल्कुल क्लियर है क्या आप लोगों को? यहाँ तक की थ्योरी समझ में आ गई क्या? यस, इंस्टीट्यूशनल गुडविल और पर्सनल गुडविल बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको बिल्कुल वही चीज़ बताई है कि कैट गुडविल एक इंस्टीट्यूशनल गुडविल होती है और डॉग गुडविल एक पर्सनल गुडविल होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यस, अब आगे देखिए। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल के वैल्यूएशन करने के कितने मेथड हैं? यदि गुडविल के वैल्यूएशन मेथड की यदि हम बात करें तो गुडविल के वैल्यूएशन के 3 मेथड हैं। एक तो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो फर्म की गुडविल जो है 3 मेथड से कैलकुलेट की जाती है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन मेथड से। फिर एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 मेथड होते हैं, एक होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड और एक होता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना है कि गुडविल वैल्यूएशन के कितने मेथड होते हैं। तो गुडविल वैल्यूएशन के 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी कितने पार्ट होते हैं? एक मिनट बच्चों, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर अपन को देखना है कि 3 मेथड होते हैं गुडविल वैल्यूएशन के, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी 2 पार्ट होते हैं, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। और कैपिटलाइजेशन के 2 पार्ट होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करेंगे। तो हम जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को सबसे पहले सीखेंगे, उसके बाद सीखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को और उसके बाद सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड को, उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड को और लास्ट में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। यदि हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें
एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब लेकिन इसमें आपको एक चीज नोट करनी है, यदि आपको प्रॉफिट के साथ, यदि आपको प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे याद करें, यदि आपको क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल लॉस गिवन है तो आपको उसको क्या करना है? प्लस करना है। और यदि आपको क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन है तो आपको उसको क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। तो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल प्रॉफिट, एक तो ये होते क्या है, ये सबसे पहले तो अपन को याद रखना है नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी कि ये बार बार नहीं होते, यानी कि इनकी आवर्ती जो है वो बिजनेस के अंदर बार बार नहीं होती। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस क्या है? यदि लिखा हुआ है लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, लिखा हुआ है लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। भाई आग से माल नष्ट हो गया, आग से माल चोरी हो गया, तो ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस कहलाते हैं। तो इनको हमको क्या करना पड़ता है? अपन को क्या करना पड़ता है? अपन को इनको प्रॉफिट के अंदर क्या करना पड़ता है? ऐड करना पड़ता है। फिर मैं अगर आपसे बात करूं एबनॉर्मल प्रॉफिट की, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स। फिर आपको लिखा हुआ है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। तो ये सब क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट हैं। क्या हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट हैं। और इसके अलावा कोई अगर अपन देखें, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, क्या दे रखा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि प्रॉफिट में से एडजस्ट नहीं हुआ है, नॉन एडजस्टेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, नॉन एडजस्टेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यदि आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको उसको माइनस करना है। जैसे कि मैनेजमेंट का रेम्यूनरेशन या मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस या कोई इंश्योरेंस का खर्चा आपने किया है बिल्डिंग का या बिजनेस की असेट का, अगर वो प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं है तो आपको उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसको प्लस करना है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको आपको माइनस करना है। इसके अलावा कोई नॉन एडजस्टेड एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट में से अभी तक डिडक्ट नहीं किया गया है तो उसको आपको माइनस करना है। उसके बाद आपको टोटल ऑफ प्रॉफिट्स करना है। उसके बाद क्या करना है? टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, फिर आपको नंबर ऑफ ईयर से आपको डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। फिर आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है? फर्म की गुडविल निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो
तो आपके पास फर्म की गुडविल आ जाएगी। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, मैं पानी पी के आता हूँ, फिर मैं आगे और समझाता हूँ। यस, तो देखिए दो स्टेप आपको करने हैं। सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, लेकिन टोटल ऑफ प्रॉफिट्स निकालते समय आपको एबनॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल प्रॉफिट का और कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, तो इनका ध्यान रखना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फिर एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस एक तरीके से एक कंपनसेशन अमाउंट होता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से आगे लिखवाऊंगा, है ना। तो अभी तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या होते हैं? गिवन होते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं। इसका मैं आपको पूरा का पूरा एक पैराग्राफ लिखाऊंगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस का। देखिए आप, हरी एंड कृष्णा, हरी और कृष्ण एक फर्म के अंदर पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे एडमिट श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर in the business या profit. For this purpose of the goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchases। देखो 3 years purchases आपको क्वेश्चन के अंदर क्या है? गिवन है। ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट, आपको लास्ट 5 years का क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस आपको क्या है? गिवन है। अब लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट आपको यहाँ पर दे रखे हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, आपको फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग, द प्रॉफिट ऑफ 2014-15 was calculated after charging ₹10,000 for abnormal loss of goods by fire। यानी कि 2014-15 का जो प्रॉफिट है, इसमें से एबनॉर्मल लॉस को डिडक्ट किया गया है 10,000 रुपीज़ के। तो मैंने बताया कि अगर एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो आपको एबनॉर्मल लॉस को प्रॉफिट के अंदर क्या करना है? प्लस करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल लॉस गिवन है, तो हम एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे? प्रॉफिट के अंदर से प्रॉफिट के अंदर प्लस करेंगे। तो देखिए हमें जो प्रॉफिट दे रखा है 5 साल का दे रखा है। कितने साल का दे रखा है? 5 साल का। 1 मिनट, 5 साल का प्रॉफिट हमें गिवन है। 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17 और 17-18, 5 साल का प्रॉफिट हमें जो है गिवन है। अब ये प्रॉफिट कितना कितना है? 50,000, 40,000, 75,000। तो 50,000, 40,000, 75,000।
फिर 25,000 का लॉस है, ब्रैकेट में है, इसका मतलब क्या है, लॉस है, और 50,000 का प्रॉफिट और है। तो 25,000 का लॉस है और फिर प्रॉफिट कितना दे रखा है, फिर प्रॉफिट दे रखा है 50,000 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस हमको प्लस करना है, क्योंकि 10,000 का एबनॉर्मल लॉस जो है वो प्रॉफिट में से एडजस्टेड है। तो देखिए यहाँ पर आ गया 50,000, यहाँ पर आ गया 50,000, यहाँ पर आ गया 75,000, यहाँ पर आ गया 25,000 का लॉस, और यहाँ पर आ गया 50,000। अब हम इसका टोटल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल। तो टोटल यदि हम निकालें तो 50, 50, 1 लाख, 1,50,000, 2,25,000 और 25,000 लेस हो गए, तो यहाँ पर आ रहा है 2 लाख। ये हो गया टोटल ऑफ प्रॉफिट। क्या हो गया, टोटल ऑफ प्रॉफिट। हमने एडजस्टमेंट कर लिया जो एडजस्टमेंट हमें दे रखा था। अब हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट्स कितना है, 2 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 5, तो ये हो गया 40,000 रुपीज़ का एवरेज प्रॉफिट। अब हमको निकालनी है फर्म की गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म। अब फर्म की गुडविल निकालनी है तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो 40,000 इंटू 3 यानी कि 1,20,000 रुपीज़, ये आ गया गुडविल ऑफ द फर्म। ये हमारा आ गया आंसर, क्योंकि हमें फर्म की गुडविल निकालनी थी। किसकी गुडविल निकालनी थी, हमें फर्म की गुडविल निकालनी थी। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें ये श्याम की गुडविल निकालने के लिए कहता कि भाई श्याम फर्म के अंदर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो बताओ श्याम कितने पैसे लेकर आएगा। अगर ये भी हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा होता तो हमने फर्म की गुडविल तो निकाल ली, अब श्याम कितने पैसे लेकर आएगा। तो श्याम की गुडविल अगर हमें क्वेश्चन में पूछी होती तो हम निकालते 1,20,000 फर्म की है, उसका 1/5 यानी कि जो श्याम है वो कितने रुपए लेकर आएगा, 24,000 रुपीज़ लेकर आएगा। अगर उसे फर्म में पार्टनर बनना है तो, अगर उसे फर्म में पार्टनर बनना है तो उसे 24,000 रुपीज़ गुडविल के लाने होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई बात। मैं यहाँ पर इतना डिस्क्रिप्टिव वे में क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि जिन बच्चों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जो बहुत सालों बाद अकाउंट पढ़ रहे हैं, उनको एक एक स्टेप में समझ में आ जाए। वरना अगर हम फर्स्ट ग्रेड का पेपर देंगे तो हमें ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो वहाँ पर माइंड हमें अपना बहुत फास्ट चलाना पड़ेगा। तो यहाँ तो मैं बिल्कुल स्कूल की तरह पढ़ा रहा हूँ, जैसे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हम फर्स्ट ग्रेड का पेपर दे रहे हैं तो आपको ये स्टेप अपने दिमाग में इतने डीपली बैठाने पड़ेंगे कि वहाँ क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाए कि भाई इसका आंसर कैसे निकालना है। फटाफट कैलकुलेशन करनी है वहाँ पर। खैर मैं तो आपको बिल्कुल एज अ टीचर ही पढ़ा रहा हूँ, जैसे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बात सही है कि नहीं है? ऐसे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं एक एक चीज़ लिखकर।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस in the ratio of 2:1. They decided to take Parv into partnership for 1/4 share on 1 अप्रैल 2020। पूरव और पूर्वी जो हैं वो फर्म में पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और वो पर्व को फर्म में एडमिशन दे रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस जो हैं कभी कभी टाइम्स में भी गिवन होते हैं, तो यहाँ पे लिख रखा है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस जो हैं वो किस में दे रखे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस जो हैं वो किस में दे रखे हैं, आपको टाइम्स में दे रखे हैं। द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर, हमें पिछले 5 साल का और पिछले 4 साल का प्रॉफिट निकालना है। विच एवर इज हायर, यानी कि जो ज़्यादा होगा उसके अनुसार हमें फर्म की गुडविल का कैलकुलेशन करना है और हमें 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो देखिए पहले अपन एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 4 ईयर्स का। पहले हम निकालेंगे प्रीवियस 4 ईयर का, पहले हम निकालेंगे प्रीवियस 4 ईयर का और फिर हम निकालेंगे प्रीवियस 5 ईयर का। ठीक है, तो पहले प्रीवियस 4 ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे, फिर प्रीवियस 5 ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखो आप लोग, अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो प्रीवियस 4 ईयर का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4। क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि भाई प्रीवियस 4 ईयर कैसे काउंट करने हैं। प्रीवियस 4 ईयर का मतलब होता है 1 2 3 4। तो अगर हमने यूं कैलकुलेट कर लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई बात हो रही है प्रीवियस 4 और 5 ईयर। तो प्रीवियस 4 ईयर तो हम लास्ट ईयर से काउंट करेंगे ना, फर्स्ट ईयर से थोड़ी ना काउंट करेंगे। फर्स्ट ईयर से अगर 4 ईयर ले लिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें प्रीवियस 4 ईयर यहाँ से लेने हैं। तो 15,000, 16,000, 10,000, 15,500। तो 15,000, 16,000, 10,000 और 15,500, यही फिगर है ना, 15, 16, 10 और 15,500। अब प्रीवियस 5 ईयर 15,000, 16,000, 10,000, 15,500 और 14,000। अब एडजस्टमेंट तो कोई है ही नहीं, है ना एबनॉर्मल लॉस है ना एबनॉर्मल प्रॉफिट है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो टोटल ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे। टोटल ऑफ प्रॉफिट आ रहा है हमारा 56,500 और यहाँ पर टोटल ऑफ प्रॉफिट आ रहा है हमारा 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 3 4 5 6 7, 70,500। तो ये तो हो गया टोटल ऑफ प्रॉफिट। अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो 56,500 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं 70,500 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर आ जाएगा
14125 और यहाँ पर आ जाएगा 14100। तो विच एवर इज हायर, तो भैया विच एवर इज हायर के अंदर यदि हम देखें तो विच एवर इज हायर कौन सा है, तो विच एवर इज हायर है 14125 ये है। तो अगर हम गुडविल ऑफ द फर्म निकालें, गुडविल ऑफ द फर्म, तो हम 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को बेस मानेंगे। तो 14125 इनटू कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और ये 10, 4 1 ज़ा 4 और एक ये 5, 4 4 ज़ा 16 और ये आ गया 56,500। कितना आ गया, 56,500। ये हमारा आंसर हो गया। और ये क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म। क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आपको? ढंग से रिप्लाई करें फटाफट से। ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? फटाफट से रिप्लाई करें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। ए परचेज्ड बीज बिजनेस। ए ने क्या खरीदा है, बी का बिजनेस परचेज किया है। ए परचेज्ड बीज बिजनेस with effect from 1st April 2016. It was agreed that the firm's goodwill is to be valued at 2 years purchase. At 2 years purchase of normal average profit of the last 3 years. The profit of B's business फॉर द लास्ट 3 years वर। हमें लास्ट 3 years का प्रॉफिट गिवन है और आगे एडजस्टमेंट भी गिवन है। तो ये कह रहा है कैलकुलेट करो फर्म की गुडविल को। तो देखिए पहले तो अपन लास्ट 3 year का प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो लास्ट 3 year का प्रॉफिट 2013 14, 14 15 और 15 16। तो लास्ट 3 year का प्रॉफिट हम यहाँ पर लिख लेते हैं 80,000, 1 लाख और 90,000। 80,000, 1 लाख और 90,000। ये अपन ने क्या करा, यहाँ पर प्रॉफिट लिख लिया। अब देखिए इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन है तो एबनॉर्मल गेन को अपन 10,000 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो एबनॉर्मल गेन प्लस हो गया। अब उसके बाद देखिए आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, सॉरी एबनॉर्मल गेन माइनस होगा। एबनॉर्मल गेन क्या होगा, माइनस, क्योंकि एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं, प्लस नहीं करते। तो माइनस का 10,000 यानी कि 70,000। एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो एबनॉर्मल लॉस है 20,000। तो 20,000 को हम कर देते हैं प्लस, तो यानी कि 1,20,000 और एक्सक्लूडिंग ₹10,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो ये सिंपल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये ना तो एबनॉर्मल लॉस है ना एबनॉर्मल गेन है। ये इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को
प्रॉफिट में से एडजस्ट नहीं किया गया है, यानी कि ये एक्सक्लूड है, यहाँ पे लिख रखा है एक्सक्लूडिंग ₹10,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी इंश्योर्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि उसने करंट ईयर के अंदर 10,000 रुपये फर्म्स की प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस के चुकाए हैं, और ये तो हर साल चुकाने पड़ते हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, रिकरिंग नेचर का होता है। तो भाई इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमें प्रॉफिट में से क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको प्रॉफिट में इंक्लूड करूंगा तो प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुझे दे रखा है जो कि एडजस्ट नहीं किया हुआ। अब यदि मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि 90,000 में से 10,000 में माइनस करूंगा। तो आप इसे एबनॉर्मल लॉस समझकर जोड़ मत देना, क्योंकि ये तो सिंपल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट में से एडजस्ट नहीं हुआ। अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्रॉफिट में एडजस्ट करूंगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 80,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस से प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो फाइनली जो इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है 2,70,000 का टोटल प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया, 2,70,000 का टोटल प्रॉफिट हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 90,000 रुपीज़ का आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब मैं निकालूंगा क्या, गुडविल ऑफ द फर्म। तो गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 90,000 इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दे रखा है मेरे को, अगर मैं देखूं तो 2 ईयर्स परचेजेस, क्या दे रखा है, 2 ईयर्स परचेजेस, यानी कि 1,80,000 रुपीज़। ये मेरा आ गया आंसर। क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या, इसमें खास बात क्या थी, ये था आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये क्या था, एबनॉर्मल लॉस, और ये क्या था, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो कि प्रॉफिट में से एडजस्ट नहीं था। तो एवरेज प्रॉफिट को, एबनॉर्मल प्रॉफिट को मैंने क्या करा, माइनस कर दिया, एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर दिया, और सिंपल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यदि गिवन हो तो मैंने आपको पहली स्लाइड के अंदर एक बात बताई है कि अगर आपको क्वेश्चन में सिंपल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन हो तो उसको माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो ये क्वेश्चन जो था ये उसी के ऊपर क्या था, बेस्ड था, उसी के ऊपर बेस्ड था जो मैंने आपको यहाँ पर कराया। तो आपको 3 क्वेश्चन मैंने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के कराए, और गुडविल वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया, इसकी थ्योरी पढ़ ली, और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को भी अपन ने कवर कर लिया। अब कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही जो है समाप्त करेंगे, और गुड नाइट आप लोगों को, और कल अपन वापस मिलते हैं कल की क्लासेस के अंदर। क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।